तो आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में 2, 3, 4 में हमने देखा था कि फिगर ऑफ मेरिट के बारे में लास्ट वाले थर्ड जो पार्ट फोर्थ पार्ट जो था उसमें थर्ड फिगर ऑफ मेरिट के बारे में बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। देखो तो इसमें लिखा है कि ऑप्टन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। तो उसमें उन्होंने बताया कि हालांकि कैलकुलेशन के टाइम पे कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता हो जाती है। द मेथड यूज टू अकम्प्लिश दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। तो उन्होंने कहा कि इस मेथड को पूरा करने के लिए जिस चीजों का हमने यूज किया जाता है उसे हम यूनिट फैक्टर मेथड या लेवल मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन के टाइम पे अगर हम किसी चीज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस करना है। तो हमें जिस मेथड का यूज करते हैं उन्हें हम डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट फैक्टर मेथड या फिर लेवल मेथड कहा जाता है। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो, जिसे नीचे दिखाया गया है या दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया कि a piece of metal is 3 इंच presented by in long, what is its length in सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि एक मेटल का पीस है जिसकी लंबाई 3 इंच है, तो इसकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में क्या होगी। तो देखो जब सॉल्यूशन में जब आप जाओगे तो देखोगे कि आंसर में उन्होंने दिया है कि वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि 1 इंच बराबर वैल्यू जो होती है 2.54 सेंटीमीटर होती है। फ्रॉम दिस इक्विवेलेंस वी कैन राइट दिस। तो ये सब उन्होंने जिस प्रकार से सॉल्व किया, लेकिन मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि देखो यार ये भी आप कर सकते हो, इसमें टाइम कोई वो नहीं है। तो उन्होंने देखो पैसे क्या बताया, वैसे 1 इंच इज इक्वल टू 1/2.45 सेंटीमीटर, 1 = 2.54 सेंटीमीटर अपन 1 इंच ऐसा लिखा है। उन्होंने उन्हें सीधी बात ये कही है कि 1 इंच बराबर केवल 2.54 सेंटीमीटर है। दस 1 इंच 2.54 इक्वल्स 1 एंड 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 आल्सो इक्वल 1। उन्होंने ये कहा भाई कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। बस इतना समझो, ये तो उन्होंने घुमा के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बहुत इजीली बता रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है कि उन्होंने कहा है यहाँ पे कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है। तो 3 इंच की लंबाई, देखो ये लिखा है 3 इंच की जो लंबाई है क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। both these are called unit factor also equals, both these are called unit factor. If some number is multiplied by these unit factors it will not be affected, otherwise say the 3 in given above is multiplied by the unit factor। so इसलिए तो इन्होंने देखो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा फंडा ये है कि 1 इंच बराबर अगर 2.54 सेंटीमीटर, जैसे ये दिया 1 इंच बराबर अगर 2.54 सेंटीमीटर है तो 3 बराबर क्या होगा, सीधी बात है कि 3 का इसमें गुणा कर दो। देखो अगर सीधी बात है कि अगर 1 रुपए की 4 चॉकलेटें आती हैं जैसा हम जानते हैं, तो 5 रुपए की कितनी आएंगी, सीधा 5 का गुणा कर दो 4 में, 5 को 20 हो जाएंगी। ऐसा इसमें कहा है कि अगर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर दिया गया तो 3 इंच बराबर कितना होगा सेंटीमीटर में। 1 इंच की लंबाई 2.54 सेंटीमीटर, 3 इंच की कितनी हुई, 3 का सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है 7.62 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। बस इतना याद रखना और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या लिखा उस पर ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा घुमाया है उस पर कोई ध्यान नहीं देना। सीधा सा फंडा है कि अगर एक चॉकलेट बराबर 4 आती है तो 5 बराबर कितनी है, 5 का सीधा गुणा कर देना है आपको। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। दूसरा आपका दिया गया है कि आ जग है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया कि आ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। देखो उन्होंने कहा कि एक जग है जो कि 2 लीटर दूध को कंटेन करके रखता है, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। तो उन्होंने कहा कि इस मिल्क को के जो 2 लीटर मिल्क है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके दिखाओ। भाई कन्वर्जन ही तो यूनिट फैक्टर है। तो उन्होंने कहा है यहाँ पे आंसर में कि सिंस 1 लीटर बराबर अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, 1 लीटर बराबर अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो बस इतना करना है कि हमें इस सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। और 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और वन मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर तो होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर की, उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पे तो सीधा है कि अगर 1 सेंटीमीटर, इसी में आंसर आप रख लो यहीं से आ जाएगा, 1 लीटर बराबर है 100,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हो जाता है 10⁻⁻² मीटर क्यूब, तो क्यूब 2 मीटर, तो क्यूब कितना होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अगर 6 से तुम इसमें गुणा करोगे तो 1 लीटर बराबर आएगा 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। और -3 मीटर क्यूब तो 2 का उसमें गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। देखो यहाँ पे आया होगा।
ये आंसर आया। देखो देखो यहीं से यही लिखा है उन्होंने, बस इतना याद रखना है। ये तो काफी घुमाया है इसमें, तो कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब था ये, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 1/1 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10⁻²मीटर। और इसमें अगर क्यूब है तो क्यूब चलाओगे तो 10⁻² को 3 टाइम करोगे तो 10⁻6 मीटर क्यूब आएगा। जब इस वैल्यू को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये वैल्यू जो है 10⁻6 मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब की जगह। और जब इसमें मल्टीप्लाई करो -6 का +3 से करोगे तो -3 बच जाएगा। 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 days, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days में। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन हमारे पास हैं तो उनमें ये बताओ आप कि कितने सेकंड्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं ये हमें पता है। देखो अगर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये लिखा भी है उन्होंने, क्या लिखा है कि एक घंटे में अगर एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो देखो ऐसे कैसे कन्वर्ट करना है। और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से देखो उन्होंने कहा 2 दिन है हमारे पास, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2 दिन में कितने होंगे, 2 का गुणा कर दो। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 24 घंटे में कितने हो गए, 24 में 60 का गुणा कर दो। और एक मिनट में अगर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने हो गए, यहाँ पे 60 का गुणा कर दो आसानी से। तो आपका आसानी से इजीली आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो आपका ये आएगा, 1,72,800 आंसर आपका आ जाएगा। बहुत इजीली आ जाएगा। देखो एक बार फिर से समझते हैं कि उन्होंने कहा हमारे पास 2 दिन है, 2 दिन में कितने सेकंड होंगे, आपको सेकंड तक लेके जाना है। तो पहले दिन को आपको घंटे में कन्वर्ट करना होगा कि एक दिन में, एक दिन का मतलब होता है दिन और रात मिला के बोला जाता है। एक दिन में 24, मतलब हाँ एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे हो गए 2 दिन में, यानी कि 2 का गुणा कर दो। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 24 घंटे में कितने होंगे, 60 का 24 में गुणा करोगे। फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने होगा, इसमें भी 60 का गुणा कर दो 24 से। सारा आंसर जो है आपका 1,72,800 आ जाएगा। कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, अगली बात आती है कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। कि दो लिखा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक रूल्स। उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड करते हैं तो कंबाइंड होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब एलिमेंट्स का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन बनाते हैं, जिनको नीचे दिए गए लॉ के द्वारा बताया गया है। तो पहला लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कंजर्वेशन मतलब कंजर्व रहता, मतलब फिक्स रहता है मास, इस ये वाला नियम है। तो दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटनी लेवोशिए इन 1789। इस लॉ को साइंटिस्ट एंटनी लेवोशिए के द्वारा 1789 में दिया गया था। He performed careful experimental studies for combination reactions and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये ड्यूटिंग लिखा है बट यहाँ पे ये ड्यूटिंग नहीं होगा, ड्यूरिंग होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब आता है कि ही परफॉर्म केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कम्बिनेशन। तो उन्होंने देखो केयरफुली कंब्यूशन रिएक्शंस के लिए की स्टडी करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया या एक्सपेरिमेंट किया या दिया। एंड रीच टू द कंक्लूजन, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो कंक्लूजन पर पहुंचे कि दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कि कंब्यूशन रिएक्शंस के दौरान कंब्यूशन रिएक्शंस में फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। देयर इज नो नेट चेंज इन द मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, बट लेकिन प्रोसेस के दौरान मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। Hence he reached to the conclusion that matter can neither be created nor destroyed। उन्होंने कहा चूंकि, और इसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ही इज कॉल्ड द लॉ मास कंजर्वेशन। तो उन्होंने कहा कि रिएक्शन के द्वारा मैटर को ना तो आप जनरेट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उन्होंने हालांकि किसको लिया था, कंब्यूशन रिएक्शंस का को की स्टडी की थी। तो उन्होंने ये बताया कि हेंस ही रीच्ड टू कंक्लूजन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ।
तो उन्होंने कहा कि भाई यही नियम जो होता है वो मास का नियम कहलाता है। दिस लॉ फॉर्म द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन केमिस्ट्री। वो यह लॉ जो होता है, इस लॉ का जो डेवलपमेंट किया गया, जब केमिस्ट्री को डेवलप किया गया तो कई सारी जगह इसका बेसिस माना गया। In fact, वास्तव में this was the result of exact measurement of masses of reactant and products and carefully planned experiments performed by Lavoisier। तो इनफैक्ट वास्तव में दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस। तो यह जो इसके जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो रिजल्ट आए, उनके द्वारा हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्चुअल मासेस क्या होता है उसको मेजर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड केयरफुली प्लान एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय लेवरफुल। और इसको जो ये रियल जो एक्सपेरिमेंट था उसे साइंटिस्ट लेवोशियर के द्वारा बहुत केयरफुली दिया गया था, जो कि आने वाले टाइम में जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किया गया तो इसमें इसको बेसिस माना गया और काफी हद तक यूजफुल हुआ, बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस को मेजर करने के लिए। एग्जैक्ट मासेस क्या है इसको मेजर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था ये लोग। ठीक है, तो ये तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हो गया, तो साइंटिस्ट लेवोसियर के द्वारा दिया गया था। तो सीधा है भाई, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1789 में एंटोनी लेवोसियर जो थे उन्होंने कंब्यूशन रिएक्शंस की स्टडी की, और उनकी स्टडी करके उन्होंने बताया कि भाई इसकी केमिकल और फिजिकल चेंज की रिएक्शंस में तो चेंज हो रहा है लेकिन मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो इसके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि भाई जितनी की कोई सी भी रिएक्शंस होती है उसमें ना तो हम मैटर को जनरेट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना तो इसे मास को बढ़ा सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार के नियम को लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कह दिया। बाद में यह नियम जो दिया गया था इसको बहुत अच्छे से उन्होंने किया इस एक्सपेरिमेंट को, जो कि जब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किया गया तो उसमें बहुत ही ज्यादा इसको यूजफुल माना गया। जैसे कि मान के चलो भाई हमारे पास सी प्लस, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे हमारे पास C+O2 है, कार्बन प्लस O2, कार्बन को हमने ऑक्सीजन से जलाया और CO2 बनाया। देखो हाँ, कंब्यूशन रिएक्शंस कौन सी किन्हें कहते हैं? रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनको ऑक्सीजन से जलाया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है, उसे हम कंब्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे S+O2 हो गया, सल्फर से O2 रिएक्ट कर रहा है, C+O2 हो गया, CH4+O2 हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कंब्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। मान के चलो सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, C+O2 है तो सी का कार्बन का 12 मास हो गया, O2 का 32 हो गया, 12 32 44 यहाँ होगा। उसने रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया CO2, CO2 में भी सी कार्बन एक ही रहा, ऑक्सीजन दो थे, तो C+O2 32 और 12 जोड़ के तब भी 44 हुए। तो मास दोनों तरफ आप देखो इस रिएक्शन में कांस्टेंट है कंब्यूशन रिएक्शन में। लेकिन आप केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे भाई, केमिकल देखोगे कार्बन अलग था, O2 अलग था, तो अलग अलग एलिमेंट थे, लेकिन ये बन के CO2 बन गए, तो ऑब्वियसली भाई इनका चेंज हो गया। तो ये ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। तो केमिकल और फिजिकल तो चेंज होती है क्योंकि कंपाउंड ही बदल गया, लेकिन मास जो था वो दोनों कंडीशन फिक्स है, तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन भी कहा जाता है। अगला आपका लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। अब देखो डेफिनिट लिखा है तो यहीं से फिक्स समझ में आ जाना चाहिए, कुछ तो फिक्स है इसमें। प्रोपोर्शंस माने अंश जो है वो फिक्स है। तो आगे देखो लिखा है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। इस लॉ को फ्रेंच के जो साइंटिस्ट है जोसेफ प्राउस्ट उनके द्वारा दिया गया था। He stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements y weight। ही उन्होंने बतलाया कि कोई दिया गया कंपाउंड जो होता है always contains exactly the same proportion of elements। कोई भी कंपाउंड जो होता है वो हमेशा ही एलिमेंट्स को अगर वेट के रूप में देखते हैं वो हमेशा ही सेम एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है वेट के द्वारा। कैसे रखता है देखो बताते हैं। प्राउस्ट वर्क विथ 2 कम सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। उन्होंने जो प्राउस्ट थे उन्होंने 2 सैंपल बनाए क्यूप्रिक कार्बोनेट के, वन ऑफ विच वाज ऑफ नेचुरल एंड अदर वाज सिंथेटिक। उन्होंने कहा भाई जिसमें से एक जो था वो नेचुरल प्राप्त किया क्यूप्रिक कार्बोनेट के, उन्होंने 2 सैंपल ऑब्टेन किया। एक जो था वो नेचुरली प्राप्त हुआ, नेचुरली ऑब्टेन किया, और दूसरा जो था उन्होंने सिंथेटिकली बनाया। मतलब सिंथेटिकली का मतलब जो होता है भाई वो लैब में जा करके बनाया, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। और जो नेचुरली होता है वो मतलब हमें नेचर में प्रेजेंट होता है, नेचर में ही प्राप्त होता है, नेचर से ही प्राप्त होता है। ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स एज शोन बिलो। तो उन्होंने पाया कि भाई दोनों के दोनों में जो एलिमेंट का कंपोजिशन देखा गया वो सेम ही पाया गया। जैसे नेचुरल सैंपल उन्होंने कहा कि भाई नेचुरल सैंपल था, उसमें उन्होंने देखा कि परसेंटेज ऑफ कॉपर था 51.3235 था, 9.74 कार्बन था और 38.91 ऑक्सीजन था। अब सिंथेटिकली उन्होंने लैब में बनाया तब भी उन्होंने देखा कि 51.35 ये था, 9.74 था और 38.91 था। तो मतलब इस एग्जांपल से पता चलता है कि भाई आप कोई भी कंपाउंड है चाहे तो वो आप लैब में बनाओ और चाहे नेचुरली प्राप्त करो, उसमें एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा ही सेम रहता है। Thus he concluded that irrespective of the source a given compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass।
तो उन्होंने बताया ही कंक्लूड, उन्होंने इसके बेसिस पे रिस्पेक्टिवली उन्होंने कंक्लूड किया, मतलब रिजल्ट बताया कि आ गिवन कंपाउंड, कोई दिया गया कंपाउंड है सोर्स के रूप में, तो ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स को हमेशा कंटेन करके रखता है, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास, और मास के रूप में अगर देखा जाता है तो हमेशा ही सेम प्रोपोर्शंस को रखता है। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट, और इस लॉ को कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव भी किया गया, कंफर्म किया गया। इट इज समटाइम्स आल्सो रेफर्ड टू एज लॉ ऑफ मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको कभी कभार समटाइम्स ये भी बोला जाता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन का लॉ भी कहलाता है, डेफिनेट प्रोपोर्शंस का या डेफिनेट कंपोजिशन को। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, देखो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं यहीं से, कि देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब सीधा ये होता है कि अगर आप कोई से भी दो कंपाउंड ले लो, उन्होंने कहा एक कंपाउंड लिया हमने, दो नहीं एक लिया हमने, कोई सा भी मान के चलो हमने CO2 ली, हमने CO2 बनाया लैब में सिंथेटिक मेथड से, कार्बन प्लस O2 लगा के हमने बताया, तो उसमें देखा कि एक ही कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, एलिमेंट देखे दोनों, और इसका हमने वेट देखा तो 44 आ रहा था, ठीक है। अब हमने एटमॉस्फेयर में गए भाई, नेचुरली एटमॉस्फेयर में CO2 फैली हुई है, उसमें भी देखा तो उसमें भी उसका फॉर्मूला CO2 ही था, उसमें भी एक कार्बन था और दो ऑक्सीजन थे, उसका मास और वेट देखा गया तब भी 44 ही था। तो ये कंफर्म होता है कि आप कोई सा भी कंपाउंड लीजिए, चाहे वो आप लैब में बनाइए और सिंथेटिकली ऑब्टेन करिएगा, तो उनमें दोनों के दोनों एलिमेंट सेम प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट का प्रोपोर्शन सेम होता है, वही वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो बस यही था, यही उन्होंने बताया था जैसे जोसेफ प्राउस्ट ने, तो यही लॉ था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को बोलते हैं, यही लॉ को, इसी लॉ को। अगला लॉ आता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कि भाई मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है। देखो मल्टीपल, अगर मतलब मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा हो गया प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803, तो ये लॉ जो था वो साइंटिस्ट डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, उन्होंने कहा अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो उन्होंने बताया कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट का मास जो होता है दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स, तो जब एक दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक एलिमेंट का मास जो होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और दूसरा एलिमेंट फिक्स रहता है, तो जो इसका मास बढ़ता है वो सिंपल होल रेशियो के नंबर में बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है, देखो एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स नियरली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उन्होंने कहा कि भैया जब ऑक्सीजन जो होता है अगर वो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और दो कंपाउंड को बनाता है, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरा वाटर। देखो वाटर का फॉर्मूला हम जानते हैं H2O होता है, जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन जब दो हाइड्रोजन के दो एलिमेंट, हाइड्रोजन एक ही रहता है H2, और ऑक्सीजन का दो एलिमेंट O2 रह जाता है। जब H2 प्लस हाफ O2 रिएक्ट करते हैं, मतलब वन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो H2O बनता है, दो हाइड्रोजन पहले से ही होते हैं। जब H2 प्लस O2 रिएक्ट करते हैं, मतलब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला H2O2 होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 1 था तो 16 ग्राम था, हाइड्रोजन फिक्स था 2 ग्राम था। इस नीचे वाले में भी देखा हमने कि दो हाइड्रोजन दो ही रहा, लेकिन ऑक्सीजन के दो एलिमेंट आए तो ये कितना हो गया, 32 हो गया, 32 ग्राम हो गया, मतलब दो गुना हो गया, तो ये 34 मास आ गया इसका। हियर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन इट मीन दैट 16 ग्राम एंड 32 ग्राम होता है, व्हिच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, वेयर अ सिंपल रेशियो इट मीन दैट 16:32 और 1:2 हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो 1:2 में बड़ा, सिंपल रेशियो में बड़ा, यहाँ पे 1:1 रेशियो आ गया। अगर आप देखोगे 13:62 रहा, ये इसका 16 था, यहाँ पे 32, तो 1:2 सिंपल होल रेशियो में बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा अगर 3 बनेगा तो 1:2:3, 1:2:3:4, तो मतलब सिंपल होल रेशियो में बढ़ता चला जाता है। जब एक एलिमेंट एक किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है और एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, तो दूसरे एलिमेंट जो कि फिक्स होता है, जो फिक्स पहला फिक्स रहता है, दूसरा जो कि बढ़ रहा होता है, वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में उसका जो मास है वो बढ़ता चला जाता है। तो यही लॉ है जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को बतलाता है। चलो डिस्क्रिप्शन ब्रीफली अगर हम समझते हैं तो सीधा फंडा ये कहा उन्होंने कि भाई अगर दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उनमें से एक एलिमेंट फिक्स रहता है और दूसरा एलिमेंट सिंपल होल नंबर रेशियो में बढ़ता चला जाता है, जो कि आपस में रिएक्ट करता है, तो उसका मान जो होता है सिंपल होल नंबर रेशियो में बढ़ता चला, जैसे 1:2, 3:4 ऐसे बढ़ता चला जाता है। इस लॉ को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हम बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और आगे पढ़ेंगे द गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आगे नेक्स्ट वीडियो में, फिफ्थ जो वीडियो है उसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि लॉ क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।